आज मार्केट में 4 मंजिला इमारत गिरने से दहशत का माहौल इस पूरे आसपास के इलाके में है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। आप लोग इस इलाके में रहते हैं, कब आपको पता चला ये घटना हुई? सुबह 8:10 की घटना है। 8:10 पे स्थानीय लोगों को पता लग गया था। तो हम सब लोग गली मोहल्ले के इकट्ठे होके नीचे आ गए थे और तुरंत यहाँ अंधेरा था, मट्टी का धूल का गुब्बारा था, तो सब ने जाकर सबसे पहले कोशिश करी, जिनके चोट लगी थी आसपास जो जा रहे थे उनको उठा के बाहर अस्पताल में ले जाने का काम करा। और जो स्थानीय पुलिस थी, SHO साहब गुरनाम सिंह जी आ गए थे। उन्होंने अपनी गाड़ियों में डाल के पहले अस्पताल में भेजा। कितने पता चला कि कुल कितने लोग थे इस इमारत में, क्योंकि पता चल रहा है कुछ राहगीर भी इस मलबे में दबे? सुबह की बात थी, सुबह पता नहीं कितने लोग थे। वैसे तो बता रहे हैं कि कुछ लोग काम कर रहे थे। वैसे 5 लोग के इंजर्ड होने की सूचना है कि भाई 5 लोगों की चोट लगी है। क्योंकि पिछले कई समय से ये काम चल रहा था यहाँ पे, और ऐसे में कितने टाइम से काम चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि गाटर और सिल्ली से यहाँ पे छत बनाई जा रही थी? पिछले 1-1.5 महीने से काम चल रहा है और मजदूर काम कर रहे थे। वैसे बस हादसा होना था, किसकी लापरवाही, ये सब जांच का विषय है। और ये अब सब लोग ये कृपा कर रहे हैं कि भाई किसी की जान की हानि ना हो। तो ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पे इस इलाके के, इनका कहना है कि किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इनका ये कहना है कि जैसे ही इन लोगों को घटना के बारे में पता चला, ये लोग अपना राहत बचाव के लिए आ गए। लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से यहाँ पे प्रशासन की मदद की गई ताकि मलबा जल्द से जल्द निकाला जाए। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। मोहसिन नाम है। मोहसिन जी, ये घटना कब हुई? आप लोग यहाँ 8:15 बजे क्या देखा आपने, क्या? बिल्डिंग पूरी एकदम बैठ गई है, एकदम बैठ गई। कोई कुछ नहीं था, एक पल का फर्क था। अगर एक पल नहीं होता तो मैं मर जाता, बिल्कुल मर जाता। क्या लोग भी आसपास गुजर रहे थे? बिल्कुल गुजर रहे थे। अभी पता ही नहीं उनका क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं पता जी। अब हमारे को कौन है नीचे, है या नहीं है, हमें नहीं पता। क्या नाम है? मोहम्मद शदाब। शदाब जी, आप लोग सुबह से यहाँ पे कर रहे हैं, क्या आपने देखा? मैं 8 बजे बच्चों को छोड़ने गया था जी। बस पहुँच ही था, घरवाली का फ़ोन आ गया, खूब रो रही थी कि पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब जो मैं भागा यहाँ पर आया तो वाकई पूरी बिल्डिंग गिरी हुई थी। मेरे सामने मजदूर काम कर रहे थे, मेरे सामने की बात है, जिसमें से 2 आदमी को गली मोहल्ले के लड़के को मैं लेके गया हूँ। हिंदुराव छोड़ के आया हूँ 2 आदमी को मैं, हिंदुराव अपनी गाड़ी पे। इनके पूरे चोट लगी हुई थी, एक की आँख पे, एक पे टाँग पे। देखो जी, हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, 4 मंजिल पे काम हो रही है, ईंटें चढ़ रही थी ऊपर, तो मेरे ख्याल से होंगे 4 मंजिल होंगे ऊपर। ये जी 20-25 दिन में 4 मंजिल खड़ी हो गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में उच्च शिक्षा परिषद की बैठक ली गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में UGC रेगुलेशन 2012 की बजाय 2018 को लागू करने पर सहमति बनी। वहीं अगले 1 वर्ष के अंदर 3200 कॉलेज टीचर्स की भर्ती करने पर भी मुहर लगी। साथ ही साथ कॉलेजेस में प्रोफेसर की पोस्ट दिए जाने पर भी मुहर लगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन BK कुठियाला समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। CM मनोहर लाल ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कॉलेज टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी को रिवर्स करने पर विचार किया गया है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। साथ ही CM मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अब UGC रेगुलेशन 2012 की बजाय 2018 में लागू किया जाएगा। CM मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के कॉलेजों में अगले साल करीब 322 टीचर्स भर्ती किए जाएंगे, जिनको प्रोफेसर्स की पोस्ट दी जाएगी। वहीं इस बैठक में CM मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार 2025 तक प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर लगातार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने में लगी हुई है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ काफी लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के साथ पत्राचार कर रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए इन फैसलों से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कितना संतुष्ट नजर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कुरुक्षेत्र पहुंची प्रदेश राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, अधिकारियों पर की कार्रवाई और कहा कि झांसा के BDPO, नंबरदार और SHO पर हो कार्रवाई। तुरंत कार्रवाई को देखते हुए तुरंत एक्शन दिए गए, मगर यू टर्न लेते हुए कमलेश ढांडा राज्य मंत्री ने कहा कि इनकी कार्रवाई के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं और जिस तरह से पेड़ काटने का जो मामला आया उस पर तुरंत जांच हो।
कमलेश ढांडा ने इस दौरान 12 शिकायतें की, जिनमें से 7 शिकायतों का निपटारा तुरंत किया गया और 5 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया। कष्ट निवारण समिति की बैठक से लोगों की कितनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, वो तो ये तस्वीरें बयां कर रही है। यही नहीं, अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल भी जाती है, जब अधिकारियों से यहाँ व्यवस्थाओं से सताए लोग मदद की गुहार लगाते लगाते भावुक हो जाते हैं। ताज़ा तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं, जहां 2 महीने बाद हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में झांसी से आई महिला ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को अपना दर्द सुनाया और इंसाफ की गुहार लगाते हुए भावुक हो उठी। पीड़िता ने कहा कि पहले उसके ससुराल वालों ने दुखी किया, उसके बाद अब एसपी, डीएसपी और पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मिलकर मानसिक प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वहीं बैठक में कष्ट निवारण समिति के सदस्य मनदीप सिंह विर्क ने जोर शोर से पेड़ काटने का मुद्दा उठाया, तो मंत्री महोदय जी जोश में आ गए और मंत्री महोदय ने जिम्मेदार बीडीओ, एसएचओ और नंबरदार को निलंबित करने के आदेश दे दिए। लेकिन मीटिंग खत्म होने से पहले ही मंत्री ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और मामले को पेंडिंग रख दिया। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 12 शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें से महज 7 शिकायतों का निपटान ही किया गया है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आने के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए जरूर दिखाई दिए। उन्होंने जिस तरह से अपना एक्शन मूड दिखाया, उसके बाद तमाम अधिकारी सख्ती में आए और कहीं ना कहीं आज का दौरा उन अधिकारियों को एक सबक दे गया है कि काम में अगर लापरवाही बरतेंगे तो प्रदेश सरकार के मंत्री उन्हें खिंचाई करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये तस्वीरें बीजेपी विधायक दुड़ाराम के आवास की हैं, जहां विधायक के ड्राइवर ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए धरना लगाया, तो विधायक महोदय उसे समझाने पहुंचे थे, लेकिन हो कुछ ऐसा गया कि विधायक दुड़ाराम को वापस लौटना पड़ गया। जी हां, दरअसल ये मामला विधायक के ड्राइवर द्वारा आत्महत्या के प्रयास से जुड़ा हुआ है। विधायक के ड्राइवर का कहना है कि विधायक के पीए ने नौकरी लगवाने के नाम पर 85 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अब वो वापस देने से मना कर रहा है। ऐसे में उसने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे विवाद ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि ड्राइवर ने विधायक के घर के बाहर धरना लगा दिया है। जब विधायक खुद धरना खत्म करवाने पहुंचे, तो कैसे प्रदर्शनकारियों ने उनको जवाब दिया, खुद सुन लीजिए। आपने ये बोला साइन कर दो, ऐसे खांसी की दवाई पी ली, ऐसे साइन कर दो, खांसी की दवाई पी ली। आपने बोला कि नहीं बोला? क्या बात बोला कि नहीं बोला? आप तरीके से बोलो मेरे से। नहीं, तरीका क्या चीज का? वहीं जिन लोगों को विधायक समझाने आए, तो उन्हीं लोगों ने विधायक को खूब फटकारा कि पुलिस ने बीच बचाव करते हुए प्रदर्शनकारियों के बीच से विधायक को निकाला। बहरहाल इस पूरे मामले का खुलासा तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन आजकल प्रदेश में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी के खूब मामले सामने आ रहे हैं।
मंडूरी से विधायक रणधीर गोलन के बेटे अमित गोलन के साथ एसआई की नौकरी लगवाने के नाम पर 49 लाख रुपए की ठगी के मामले में पंचकुला की एसआईटी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। नौकरी के नाम ठगी का जाल इस कदर फैला है कि शॉर्टकट ढूंढने वाले के लिए इससे बच पाना मुश्किल है। ठगी का ये खेल जितना बड़ा है, इसे खेलने वाले भी उतने ही बड़े हैं। इसकी शिकायत अगर विधायक के बेटे की तरफ से मिले तो संजीदगी बढ़ती दिखाई देती है। पूंडरी के विधायक रणधीर गोलन के बेटे की तरफ से मिली शिकायत के बाद पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। ठगी के इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी विनोद खर्ब के साले को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया तो अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये जिसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, जो मेन मुलजिम है जी, उसका ये साड़ा है, इसको हमने अरेस्ट किया। इसने इसके पास वो रुका है, इसने सिम उसको दिया है, इसने गाड़ी इसकी यूज की है, काफ़ी चीज़ें आई है। जब अब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पर, इसलिए उसके खिलाफ जो भी एविडेंस आई है उस आधार पे हमने इसको अरेस्ट किया। बाकी जो मेन मुलजिम है विनोद, उसके गिरफ्तार होने पे जो भी चीज़ें सामने आई वो आपको बता दीजिए, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। अमित गोलन की शिकायत पर बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्य विनोद खर्ब के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, जिसमें बताया गया है कि विनोद ने सब इंस्पेक्टर की नौकरी लगवाने के नाम पर 49 लाख रुपए ऐंठे थे। साथ ही मामले में एफआईआर के बाद से विनोद खर्ब फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। जांच के दौरान मिली खुफिया जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने आरोपी के साले को गिरफ्तार किया है, जिसने कुछ समय पहले विनोद खर्ब को अपने घर में रखा था और उसे अपनी गाड़ी और सिम भी दी थी। मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस को और बड़े खुलासे और मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। विधायक रणधीर गोलन के बेटे अमित गोलन ने पुलिस को शिकायत दी थी कि भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य द्वारा उनके साथ 49 लाख रुपए की ठगी की गई है और अभी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज के चालक जगबीर की रोडवेज में हत्या मामले से आहत होकर उसके बेटे ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, लेकिन 2 दिन से परिजनों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया था, क्योंकि परिजन पुलिस की कार्यप्रणाली से नाखुश थे। लेकिन सरकार के साथ देर रात हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का समझौता हुआ और उनकी मांगे मान ली, और इसके साथ ही आज परिजनों ने संदीप का पोस्टमार्टम कराकर उसका दाह संस्कार कर दिया। हरियाणा के सोनीपत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जहां पर हरियाणा रोडवेज के चालक जगबीर की रोड रेज में थार चालक ने हत्या कर दी थी। वहीं जगबीर के छोटे बेटे संदीप ने भी पिता की मौत से आहत होकर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। आपको बता दें, जब पुलिस वालों ने परिजन को संदीप का पोस्टमार्टम करवाने के लिए बोला तो परिवार वालों ने मना कर दिया और कहा कि जब तक जगबीर के हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं लेती तब तक संदीप का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। लेकिन देर रात हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पुलिस जगबीर के हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने चक्का जाम खोल दिया है और संदीप का पोस्टमार्टम भी पुलिस ने करवा दिया है और शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। बच्चे की नौकरी की बात थी, या जो लोग 302 का पर्चा दर्ज किया है और जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए और जल्दी से जल्दी उनको सजा मिलने का काम हो। और जो इनकी जो घायल हुआ है उसकी बात थी, और जो साथी हमारे बीच में थे ड्राइवर जिसको मारा है, और जो भी मत है हम करेंगे, जो मत की हमने की है वो मत इनकी करेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो 50 लाख की जो इनकी घोषणा है, जो भी इनका जायज बनता है, जो भी नौकरी का बनता है, जिस तरह से मिली है जानकारी वो पेपर को सरकार को भेजूंगा, जो भी इन्हें देने का काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि जगबीर के हत्यारों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी और पीड़ित परिवार की सरकार हर संभव मदद करेगी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को C क्लास की नौकरी भी दी जाएगी। पीड़ित परिवार के बेटे दीपक ने बताया कि हमने संदीप का पोस्टमार्टम करा लिया है और पुलिस ने हमें ये जानकारी दी है कि हमने थार गाड़ी की पहचान कर ली है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हम सरकार के आश्वासन से संतुष्ट हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी हमें ये कह रहे हैं कि हमने आरोपियों की पहचान कर ली है। हमें उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। संतुष्ट तो हैं सर, लेकिन अभी पुलिस महकमे की तरफ से हमारे को ये बात नहीं बताई गई है कि वो अरेस्ट कर लिए गए हैं।
क्या कहा पुलिस ने आपसे अभी तक अरेस्टिंग के बारे में? अरेस्टिंग के बारे में अभी कोई खबर नहीं आई सर हमारे पास। खाली ये बताएगा कि आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, 2-3 घंटे बाद अरेस्ट हो जाएंगे। अब पोस्टमार्टम करवाया जाएगा संदीप का? हाँ, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं सर, उसके बाद दाह संस्कार करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में सिटी थाना प्रभारी नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चालक की हत्या के बाद उसके बेटे ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी और हमने दीपक की शिकायत पर 174 की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करा दिया है और शव परिजनों को सौंप दिया है और पीड़ित परिवार की शिकायत पर हम जांच कर रहे हैं। आज ड्राइवर जगबीर के बेटा जो है दीपक, उसकी दरख्वास्त पर उसके भाई मृतक संदीप की 174 कार्रवाई सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में कराई जा रही है। पुलिस ने अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके डॉक्टर को दे दिया। अब देखना यही होगा कि पुलिस और सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को जो न्याय और नौकरी का आश्वासन दिया गया है वो कब पूरा होता है। सोनीपत पुलिस को जगबीर के छोटे बेटे ने बयान दिए हैं कि उसके भाई का पोस्टमार्टम किया जाए और हम उसका दाह संस्कार करेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई, लेकिन सोनीपत पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने एक बार फिर सवालिया निशान खड़े किए। पशुओं में फैल रहा लंपी वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट हो गया है। पशु मालिकों के घर जाकर पशुओं को टेस्ट किया जा रहा है। वायरस का कहर इंसानों के बाद पशुओं पर भी अपना असर दिखा रहा है। इंसानी जान को जहां कोरोना से खतरा था, वहीं पशुओं को भी लंपी वायरस सता रहा है। शरीर फफोलों के साथ बुखार की शिकायत का अगर समय पर इलाज ना मिले तो पशुओं की जान जा सकती है। कोरोना की तरह ही इलाज भी वैक्सीनेशन से ही है, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी बड़ी समस्या बन गई है। जहां प्रशासन और सरकार जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, फरीदाबाद में लंपी को दूर भगाने वाली वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसकी वजह से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। ये बीमारी ज्यादातर गौवंश में फैल रही है, जिन्हें बचाने के लिए ग्रामीण वेटनरी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ वैक्सीन नहीं है। जो लंपी वायरस है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और गोवंश इतने ज़्यादा परेशान है इस वायरस से कि हमें पता है हम डेली 7-8 गोवंशों का इलाज जो कि सिर्फ और सिर्फ लंपी की चपेट में है उन्हीं का कर रहे हैं। और बात करें अगर वैक्सीन की, तो वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटलों में भी हमारी बात हुई है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी सरकारी वैक्सीन बिल्कुल नहीं है। उन्होंने क्लियर हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हमने आगे बोल रखा है वैक्सीन के लिए, वो पता नहीं कब आएंगी, नहीं आएंगी, शायद ना ही आएंगी। डॉक्टर ने बताया कि जल्द वैक्सीन नहीं आई तो जो पशु बीमारी से बचे हुए हैं उनमें भी ये बीमारी फैल जाएगी। बता दें, जिले में करीब 2.5 लाख पशु हैं। इनमें करीब 44,701 पशुओं को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। खत्म नहीं हुई है, जितनी डिमांड थी है, जितनी हमारी 42,000 कैटल पॉपुलेशन है पूरे फरीदाबाद में, उसके आगे तक 45,000 वैक्सीन आ चुकी है। जैसे कि सेंसस थी 2019 की और 22 आ गया, तो इसमें गौशाला बढ़ी है, गायें बढ़ी हैं, उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है, तो हमने 5,000 वैक्सीन भिवानी से मंगाई है। पशुओं को बचाना पशुपालकों के लिए अपनी जान बचाने जितना ही जरूरी है, क्योंकि ये जीव ही उनके घर में कमाई का साधन है, जिसकी देखभाल वो अपने बच्चों की तरह ही करते हैं। इसीलिए पशुपालकों ने विभाग से जल्द वैक्सीन मंगवाने की मांग की है। डॉक्टर्स की तरफ से भी वैक्सीन की डिमांड भेजी गई है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग संक्रमण को लेकर पूरी तैयारियों की हामी भर रहा है, लेकिन प्रदेश में बढ़ते लंपी वायरस के संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल जरूर उठा दिए हैं। फरीदाबाद से सूर्य समाचार के लिए दीपक गौतम की रिपोर्ट। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के संक्रमण की पूरी तैयारियों के लिए हामी भर रहा है, लेकिन प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में अध्यापकों के तबादले के चलते काफी स्कूलों में टीचर्स की कमी हो गई है, जिसके चलते बच्चे और ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि शिक्षा जीवन का आधार है और बिना शिक्षा जीवन बेकार है, और शिक्षा के लिए जरूरत होती है गुरु की, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो आखिर कैसे वो बच्चे ज्ञान प्राप्त करें जिस स्कूल में गुरु ही नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि नूंह के मेवात का स्कूल बिना शिक्षक के चल रहा है। जी हाँ, नूंह जिले के मेवात में एक गांव है कोटल, जहां के राजकीय उच्च विद्यालय के बाहर ये ग्रामीण 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। वजह है कि इस स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। जरा सोचिए, शिक्षक बिना स्कूलों में कैसे होगी पढ़ाई?
यही वजह है कि टीचर्स की कमी से नाराज बच्चों और ग्रामीणों ने पहले स्कूल पर ताला लगाया और फिर हाथों में तख्ती लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों से बातचीत में पता चला कि हाई स्कूल में केवल 3 ही टीचर्स थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन तीनों टीचर्स का तबादला हो गया, जिस वजह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। ग्रामीणों ने इसके लिए प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द ही यहाँ टीचर्स को भेजा जाए, जिससे उनके बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचाया जा सके। कोटला है, मैं इसके हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। 6ठी से लेकर 10वीं तक यहाँ 2 से 7 बच्चे हैं और बच्चियाँ शामिल हैं। और जनाब यहाँ लगभग जो हमारे यहाँ हैं 7 पोस्ट तो टीजीटी की हैं और 6 पोस्ट पीजीटी की हैं और 2 हेडमास्टरों के 15 टीचर बनते हैं और हमारे पास एक भी टीचर नहीं है। और सरकार ने जो नीति थी उसके हिसाब से जो बदली कर दी थी यहाँ से, उसके बाद में कोई भी टीचर नहीं आया। हम यहाँ 3 दिन से अपने धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक सरकार हमें टीचर नहीं देगी हमारा धरना बदसूतर लगातार जारी रहेगा। और हम ग्रामीण और सभी अभिभावकों ने फैसला किया है, ये जब तक लॉक लगा रखा है, बाढ़ लगा रखी है हमने, जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक सरकार हमें टीचर नहीं दे देगी। दरअसल इस स्कूल में 250 बच्चे पढ़ते हैं। टीचर्स की कमी के चलते हाई स्कूल पहले ही बंद हो चुका है, तो वहीं प्राइमरी स्कूल भी बंद हो गया है। ग्रामीणों ने इसको लेकर मेवात के शिक्षा अधिकारी से लेकर जिला उपायुक्त से मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की गुहार भी लगाई, लेकिन समाधान न होता देख ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाकर विरोध किया। हमारा गांव है कोटला गांव, नूहू से 13 किलोमीटर है, जो सबसे बैकवर्ड एरिया है मेरे हिसाब से। पूरी मेवात में सबसे बैकवर्ड गांव है, जिसमें जैसे तैसे हमारे बच्चे स्कूल में लाने की लोगों ने, कुछ समाज सुधारकों ने गांव में कुछ अभियान चलाए, बच्चों को स्कूल में तालीम हासिल कराने के लिए लाए, बच्चियों को लाए। और फिर उसके बाद हमारे स्कूल में पिछले 1 साल से 3 टीचर थे, जिनमें उन 3 का भी सरकार की न्यू पॉलिसी के तहत उनका तबादला हो गया, जो कि उनकी जगह 3 भी नहीं भेजे, 1 भी नहीं भेजा। नूहू शिक्षा परिषद ये है जो प्रशासन है, इन्होंने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। वहीं ग्रामीणों के बीच पहुंचे नूह के विधायक आफताब अहमद ने इसके लिए मनोहर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। टीचर तो हैं, लेकिन अध्यापक नहीं है। उसका नमूना जो है देख लें, अब वो टीचर भी नहीं है, यहाँ अध्यापक भी नहीं है। खट्टर जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हरियाणा की, प्रदेश की जनता के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और ख़ास तौर पे मेवात जिला आकांक्षावान जिला है, अगर यहाँ शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते, हम विधानसभा में आवाज उठाते अपने आदमियों का, अपने यहाँ की शिक्षा के बारे में। टीचर ट्रांसफर के कारण हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स की कमी हो गई है, लेकिन सवाल ये, शिक्षक बिना स्कूलों में कैसे होगी पढ़ाई? अगर स्कूलों की ऐसी ही रही तस्वीर, तो आखिर कैसे संवरेगा नौनिहाल का भविष्य?